क्यों कोहराम मचा सीबीएसई की मार्किंग को लेकर के। सीबीएसई ने इस साल पहली बार फिजिकल कॉपी जांचने की बजाय डिजिटल कॉपी जांचने की व्यवस्था शुरू करी। सीबीएसई ने डिटेल्स पर ध्यान नहीं दिया। आज देश के लाखों बच्चे भुगत रहे हैं, उनके पेरेंट्स भुगत रहे हैं। बच्चों ने बताया कि कैसे कॉपियों की अदला बदली हुई। एक बच्चे ने तो इवन सीबीएसई के सिस्टम को हैक करके इतने सारे बच्चों का, लाखों बच्चों का इतना सेंसिटिव डेटा असुरक्षित। इस पूरी चीज में पर एक जो मिसिंग पीस है वो टीचर की आवाज। सीबीएसई खुद भी मानता है कि लगभग 5000 कॉपियां जहां पे ब्लर्ड हुआ, 3 से 3.5% परसेंटेज पॉइंट का डिक्लाइन हुआ पास परसेंटेज में। ये कैसे कमाल हो गया। एग्जाम यानी परीक्षा, आजकल इस शब्द से कुछ ऐसे ही डर महसूस होता है जैसा 5 साल पहले कोविड शब्द सुन करके होता है। रोज सवेरे उठते ही ये डर बना रहता है कि अब आज न मालूम कौन सा तांडव होगा। एक तरफ हमारे सामने सीयूईटी और नीट हैं की परीक्षाएं हैं जो परीक्षा हो ही नहीं पाई ढंग से, और दूसरी तरफ सीबीएसई है जो परीक्षा तो हो गई पर मार्किंग इस तरीके से हुई कि पूरे देश भर में कोहराम मच गया। क्यों कोहराम मचा सीबीएसई की मार्किंग को लेकर के, इस पे थोड़ा सा गौर करते हैं। सीबीएसई ने इस साल पहली बार फिजिकल कॉपी जांचने की बजाय डिजिटल कॉपी जांचने की व्यवस्था शुरू करी। इसमें क्या होता है कि हर बच्चे की कॉपी स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर ली गई और वो स्क्रीन पर, कंप्यूटर पर टीचर के सामने प्रस्तुत होगी और टीचर को स्क्रीन पर उन कॉपियों को पढ़ करके मार्क करना होगा। इसको ऑन स्क्रीन मार्किंग बोलते हैं, ओएसएम। इस ओएसएम पर पिछले हफ्तों से काफी गहराई से चर्चा हुई है। बहुत सारे लोगों ने इस पे अपने मत रखे हुए हैं कि कहाँ पे फेलियर हुआ। इसके अलग अलग पहलुओं पर भी बहुत सारी बात हुई है। इतना शोर हो चुका है कि अब उस शोर में हम अपना एक और शोर नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम उन पहलुओं पर गौर करें जिन पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। सबसे अच्छी बात इस पूरे क्योस में जो रही है वो ये कि बच्चे हमारे जो 12वीं की परीक्षा अभी दिए हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सामने आए और उन्होंने इस सिस्टम की कमियों को बहुत अच्छे तरीके से उजागर किया। बच्चों ने बताया कि कैसे कॉपियों की अदला बदली हुई। बच्चों ने ये भी बताया कि कैसे टेंडर प्रोसेस, इवन टेंडर डॉक्यूमेंट में जो चेंजेस किए गए उससे क्वालिटी का डाइल्यूशन हुआ और असर पड़ा। एक बच्चे ने तो इवन सीबीएसई के सिस्टम को हैक करके इस बात को पॉइंट आउट किया है कि कैसे इतने सारे बच्चों का, लाखों बच्चों का इतना सेंसिटिव डेटा असुरक्षित है। तो बच्चों ने अपनी बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कही है। इस पूरी चीज में पर एक जो मिसिंग पीस है वो टीचर की आवाज। टीचर्स की आवाज बहुत सामने, बहुत प्रोमिनेंटली नहीं आ रही है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए सीबीएसई ने टीचर्स के पास भी एक स्क्रिप्ट भेजी कि भाई आप अच्छी अच्छी बातें ओएसएम के बारे में कहो सोशल मीडिया पर चूंकि टीचर्स को अपने खुद के अनुभव अच्छे बुरे जैसे भी रहे इस ओएसएम प्रक्रिया पे कहने की छूट नहीं थी, लिहाजा उनकी बात उतनी ऑथेंटिक नहीं लग रही है जितनी ऑथेंटिसिटी के साथ हमारे बच्चे अपनी बात कह पा रहे हैं। तो इस गैप को फिल करने के लिए मैंने खुद दिल्ली के अंदर तमाम सारे सरकारी टीचर्स और प्राइवेट टीचर्स जो इस ओएसएम प्रक्रिया में शामिल थे उनसे बात करी। सीबीएसई के खुद के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को ग्लांस थ्रू किया और उस आधार पर कुछ निष्कर्ष निकला है जो मुझे लगता है कि आप सबके सामने शेयर किया जाना चाहिए। सबसे पहले टीचर्स की आवाज इस पूरी प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। कुल देश भर से कुल 70,000 टीचरों ने 18 लाख बच्चों की लगभग 1 करोड़ कॉपियां इस ओएसएम मेथड के जरिए जांची है। इसमें क्या है मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हर टीचर ने लगभग 150 कॉपियां औसतन 5 से 7 दिन के दौरान में जांची है। हर कॉपी जो होती है सीबीएसई की आंसर स्क्रिप्ट जिसको हम बोलते हैं, उसमें 32 पेज होते हैं। यानी एक टीचर के सामने
हर दिन अगर वो 20 कॉपी जांचने का उसके पास में लक्ष्य है तो हर दिन 640 पेज उनकी नजर से स्क्रीन पर गुजरे हैं। और हम जानते हैं जिससे क्वेश्चंस की जिस प्रकार से सीबीएसई डिजाइन करता है उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं 1 नंबर के, कुछ 2 नंबर के, कुछ 5 नंबर के। यानी कुछ सवालों के जवाब आप एक शब्द में दे सकते हैं, कुछ सवालों के जवाब आप एक सेंटेंस में दे सकते हैं, कुछ सवालों के जवाब आपको 2-3 पैराग्राफ में लिखने होंगे। तो अगर हम ये मान करके चलें कि इन 640 में से लगभग 150 ऐसे पेज होंगे जो सब्जेक्टिव, जहां पे आंसर्स लिखे हैं बच्चे ने, यानी 2-3 पैराग्राफ की। तो ये जो इतने पेजेस हैं, इसमें जो बच्चे ने अपनी हैंड राइटिंग से लिखा है, किसी की हैंड राइटिंग बहुत साफ सुथरी होती है, किसी की हैंड राइटिंग साफ सुथरी नहीं होती, फिर भी टीचर को 150 पेज ऑन एन एवरेज हर रोज स्क्रीन पर ये घने शब्द वाले पेजेस को पढ़ना पड़ा है। अब हम में से कई सारे लोग कंप्यूटर्स पर रेगुलरली काम करते हैं और हमने देखा है कि जब कभी 4 से या 4-5 पेज से बड़ा कोई डॉक्यूमेंट होता है तो हम प्रिंट आउट लेकर के उसको पढ़ना चाहते हैं, पर टीचर्स के पास ये लग्जरी नहीं थी। टीचर्स को स्क्रीन पर ही पढ़ना था और इसमें से बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे इन 70,000 में से जो इतना रेगुलरली कंप्यूटर्स पर काम नहीं करते थे, और उन्हें उन 5-7 दिनों के दौरान में बहुत रेगुलरली उसको पढ़ना पड़ा और अपनी मार्किंग करनी पड़ी। ये एक चैलेंज था कि स्क्रीन फैटिग, कि कितनी देर तक की एक टीचर स्क्रीन को देखे और उसको समझे और उस पर मार्क करे। दूसरी एक चीज जो पॉइंट आउट करी टीचर्स ने वो ये थी क्वालिटी ऑफ पेपर, आंसर स्क्रिप्ट की क्वालिटी। जैसे हर साल सीबीएसई जिस तरीके की आंसर स्क्रिप्ट देता था, जो ये 32 पेज की आंसर स्क्रिप्ट होती है, क्वालिटी यानी थिकनेस जो उस पेपर के थे वो वही थे जो पिछले सालों में थे, यानी लगभग 60 से 65 जीएसएम के पेज का इस्तेमाल किया गया। अब ये पेज पतले होते हैं और बच्चा जिस पेन से लिखता है वो जेल पेन भी हो सकता है, वो बॉल पॉइंट पेन भी हो सकता है, वो इंक पेन भी हो सकता है, और अच्छी क्वालिटी का भी पेन हो सकता है और ऑर्डिनरी क्वालिटी का भी पेन हो सकता है। लिहाजा ये बहुत संभव है कि जो बच्चे ने पहले पेज पर कुछ लिखा है उसकी छाया कुछ हद तक दूसरे पेज पर भी आ जाए। तो जब इन कॉपीज की स्कैनिंग हुई तो ये संभव रहा कि कुछ पेज जो है वो ब्लर्ड हो जाएं, जैसा कि हमें बच्चों ने भी शिकायत किया और बताया कि ब्लर्ड पेज हुए हैं। सीबीएसई खुद भी मानता है कि लगभग 5,000 कॉपियां आउट ऑफ 1 करोड़ अब तक उन्होंने पाया है कि जहां पे ब्लर्ड हुआ। तो अब इस ब्लर्ड पेज पे होता क्या था कि जब टीचर के पास कोई कॉपी आई और वो जांचना शुरू की अपनी स्क्रीन पर, तो अगर पहले ही पेज में उनको ब्लर्डनेस दिखाई दे गई तो वो रिपोर्ट कर देते थे कि भाई ये ब्लर्ड है। वो वापस एक सिस्टम के तहत जाती थी और क्लीन या साफ कॉपी फिर से स्कैन करके आती थी। पर बहुत टीचरों ने ये भी बताया कि ऐसा भी कई बार हुआ कि आप 15-20 पेज तक चेक कर चुके हैं, अब उसके बाद आपको अगले आखिरी के 5-7 पेज ब्लर्ड दिखाई दे रहे हैं। टीचर के पास तब भी ऑप्शन था कि वो वापस रिपोर्ट बैक करे, पर उन्हें यह भी समझ में आ गया 2-3 दिन के बाद में कि जब आप वापस उसको रिपोर्ट बैक करते हो तो फिर वही प्रक्रिया शुरू होती है, उनको फिर नए सिरे से वो कॉपी जांचनी होगी। और ये प्राय आ जाता है अपना वो कि ठीक है अब हमने 15-20 पेज जांच लिया तो अब इस काम को खत्म करते हैं, तो अपने अंदाज से भी जो भी नंबर समझ में आया उसको दे करके वो आगे बढ़ गए। इस वजह से भी कुछ त्रुटियां जो हैं वो कमियां रह गई हैं। तो ये ओवरऑल जो डिजाइन का प्रोसेस था वो अपने आप में चुनौतीपूर्ण था। पर टीचर्स ने एक बात जो बताई कि जो उनको सुविधा हुई इस पूरी प्रक्रिया में वो ये थी कि हर क्वेश्चन का मार्क्स जो है उन्हें वो बॉक्स में एंटर करना था, और उस बॉक्स में जो हर क्वेश्चन का जो मैक्सिमम मार्क्स था उसको आधे आधे नंबर के अंतराल पर ड्रॉप डाउन टाइप का ऑप्शन था। तो उन्हें जैसे 2 नंबर का सवाल है तो मैक्सिमम 2 ही नंबर उस पर डिस्प्ले होगा, आधा नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर। तो गलती से भी 2 से ऊपर मार्क्स नहीं हो सकते थे, जो कि मैनुअल कॉपी चेकिंग के दौरान में कई बार ऐसा संभव है कि भाई 2 नंबर का सवाल है पर आपने जल्दीबाजी में उसको 3 नंबर दे दिया। तो ये गलती नहीं हो सकती थी इस पूरी प्रक्रिया में। दूसरा, एक बार आपने मार्क्स सब दे दिए, एंटर कर दिए, तो आपको फिर से जोड़ करके इन नंबरों को कहीं पे एंटर नहीं करना था। तो ये टाइम और एफर्ट बचा, एंड प्लस एक्यूरेसी भी इस पूरी चीज से आ गई कि एटलीस्ट कैलकुलेशन एरर, टोटलिंग एरर नहीं होगा।
तो ये टीचर्स ने माना कि उनको इस बात की सहूलियत हुई इस पूरी प्रक्रिया में। अब ये तो बात रही कि प्रोसेस कॉपी कैसे चेक हुई। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण आता है, वो ये है कि भाई ये सब तो हो गया, पर ऐसा कैसे हुआ कि तमाम बच्चों ने जितना मार्क्स एंटिसिपेट किया था उससे कम नंबर उनको मिले। और दूसरी बात कि ओवरऑल देश भर में कैसे 3 से 3.5% परसेंटेज पॉइंट का डिक्लाइन हुआ पास परसेंटेज में, ये कैसे कमाल हो गया। तो इसको हम समझते हैं सीबीएसई के ओवरऑल मॉडल के आधार पर। पूरे देश को सीबीएसई ने 22 रीजन में डिवाइड कर रखा है। जैसे दिल्ली के अंदर में, दिल्ली बहुत बड़ा क्षेत्र है, सबसे ज्यादा स्कूल दिल्ली के ही हैं सीबीएसई के किसी भी क्षेत्र में, तो दिल्ली में 2 रीजन है। तो होता क्या था पहले मार्किंग के लिए कि एक बार एग्जामिनेशन सेंटर से कॉपियां आई, वो रीजनल सेंटर में पहुंची, रीजनल सेंटर उसको एलोकेट कर देता था। तो कॉपी या तो अपने खुद के रीजन में जच जाती थी या बगल वाले। मसलन दिल्ली की कॉपी या तो दिल्ली के ही किसी के 2 में से एक रीजन में जच जाएगी, और या वो गुड़गांव नोएडा चली जाएगी ज्यादा से ज्यादा। पर अब चूंकि ज्योग्राफी अब मायने नहीं रही, सारी कॉपियां स्कैन हो गई, डिजिटल फॉर्म में मौजूद हैं, तो ये कॉपियां कहीं पे भी जा सकती थी। तो ऐसा हुआ कि तिरुवनंतपुरम की कॉपी अजमेर के टीचर्स के पास जांचने के लिए पहुंच गई, जम्मू की कॉपी गुवाहाटी पहुंच रही है, चेन्नई की कॉपी भुवनेश्वर पहुंच गई, तो कहीं की भी कॉपी कहीं पे भी चली गई। अब ऐसे में क्या होता है, अमूमन टीचर्स के मन में ये रहता है कि मेरे रीजन की कॉपी है, मेरे आसपास के रीजन की कॉपी है, तो ये तो मेरा ही बच्चा है टाइप का, तो थोड़ी सी लीनियंट मार्किंग वो कर दिया करते थे। पर इस बार ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं था उनके पास में, सो दे वेंट स्ट्रिक्टली बाय द मार्किंग स्कीम प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई। ऐसा तमाम सारे टीचरों का मानना है। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण चीज इसमें ये हो गई कि आप मार्किंग स्कीम के आधार पर मार्क करना होता है, ये सदियों से चला आ रहा है। पर बहुत सारे इन 70,000 टीचर्स में से ऐसे हैं जो 10-10 साल से 15-15 साल से कॉपियों की जांच कर रहे हैं। तो वो मार्किंग स्कीम एक बार रेफर कर लेते हैं, बट जनरली अपने आप से वो मार्क्स देते हैं, अपने विवेक का भी इस्तेमाल कर लिया करते थे। पर चूंकि इस बार पहली बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा था, तो थोड़ा एप्रीहेंशन भी था टीचर्स के मन में। अब वो एप्रीहेंशन ये था कि भाई अगर मान लीजिए हम स्ट्रिक्टली मार्किंग स्कीम के हिसाब से नहीं गए, तो ऐसा संभव है कि सीबीएसई को पता चल जाए और वो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए। इसलिए उन्होंने उन जगहों पर भी टीचर्स ने बहुत विवेक का इस्तेमाल नहीं किया जहां पे वो कर सकते थे। मसलन सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बड़े होते हैं, उसमें मार्किंग स्कीम में यूजुअली क्या होता है कि आपको पॉइंटर्स दिए जाते हैं कि ये शब्द आए, ये शब्द हैं, तो आप इतना नंबर दे दीजिए। ओवरऑल उसे टीचर्स को कंस्ट्रक्ट करना होता है कि इन शब्दों को मिलाकर के बच्चा कहना क्या चाह रहा है, क्या वो उस प्रश्न का जवाब दे रहा है जो पूछा गया है। पर टीचर्स ने कई सारे, चूंकि एकदम लकीर पर फकीर बनना चाहा, लिहाजा उन्होंने इस मार्किंग स्कीम में अगर के अनुसार ये 5 शब्द आने चाहिए थे, वो 5 नहीं है, तो वो नंबर नहीं देंगे उस हिसाब से। तो इस वजह से भी जो मार्क्स जो अमूमन जितने बच्चों को मिल जाया करते थे, उसमें डिक्लाइन हो गया। तो ये 2 महत्वपूर्ण कारण रहे हैं जिसकी वजह से ओवरऑल मार्क्स डिक्लाइन हुआ है। ऑफ कोर्स जो ब्लर होने की वजह से या कॉपियों की अदला बदली जैसी जो घटनाएं हुई हैं, वो भी अपने आप में कारण रही हैं कि कुछ बच्चों को वो मार्क्स क्यों नहीं मिले जो जितना उन्होंने एंटिसिपेट या कैलकुलेट किया हुआ था। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो इस पूरे फियास्को में एक बात तो समझ में आती है कि सीबीएसई की तरफ से जो मेजर फंडामेंटल चूक हुई है वो ये, जैसा अंग्रेजी में कहावत है, द डेविल लाइज इन द डिटेल। सीबीएसई ने डिटेल्स पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि वो बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम रोल आउट कर रहे हैं, तो प्रोसेसेस विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, कि वो अपने आप से उस एम्बिशियस प्रोग्राम, चूंकि गोल बहुत एम्बिशियस है, तो प्रोसेस भी अपने आप से फिट हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, और ना ही इस केस में हुआ। पर मैं यहां पे भी सीबीएसई को पूरी तरीके से दोष नहीं दूंगा। वो इस दौर में ही रह रहे हैं जहां पे ऊपर से लेकर के नीचे तक ही सभी को लगता है कि डिटेल्स में
में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। बड़ी बड़ी चीजें बोलिए, बड़ी बड़ी घोषणाएं करिए, बड़ा चीज आप बताइए, पर उस बड़ी चीज को करने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं, उसको नजरअंदाज करना ही महानता लोगों को समझ में आ रही। शायद सीबीएसई भी इस मुगालते में रह गया। पर अनफॉर्चुनेटली इस सब का खामियाजा आज देश के लाखों बच्चे भुगत रहे हैं, उनके पेरेंट्स भुगत रहे हैं, और बहुत सारे स्वाभिमानी टीचर्स जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिन्हें जिन्हें अस्त्र शस्त्र लेकर के मैदान में बस उतार दिया गया कि जाओ भाई लड़ो। अनफेमिलियर, अनचार्टेड टेरेन था। पर मुझे उम्मीद है कि इस फियास्को से सबक लेते हुए शायद अगली बार सीबीएसई इस सिस्टम को और बेहतर कर सके, और वाकई जिस गोल के साथ में ये ओएसएम लागू किया गया था, वो गोल अपने आप में अचीव हो सके। थैंक यू।